तो गाइस इस स्टोरी को लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है एंड इस स्टोरी में मतलब सभी कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं या किसी मतलब समझ लो किसी भी नॉवेल या किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। ये एक फिक्शनल फैंड स्टोरी है, तो इसे किसी नॉवेल से रिलेटेड मत समझना। ये हमारे द्वारा लिखी गई है एंड स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो एंड कमेंट में अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस वक्त एक लड़का और एक लड़की एक मंडप में खड़े थे और वहाँ पर काफी सारे खतरनाक गॉड्स जो कि देवस्थल के सबसे जाने माने और सबसे शक्तिशाली गॉड्स माने जाते थे, वो सभी लोग वहाँ मौजूद थे। और इस वक्त वो सारे गॉड्स और सभी लोग जो भी वहाँ ताकतवर माने जाते थे वहाँ पर सिर्फ विपिन और प्रत्युषा की शादी को अटेंड करने के लिए आए थे। और वो ऐसे ऐसे गिफ्ट लाए थे जिससे देखकर विपिन की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। एक तरफ विपिन और प्रत्युषा की शादी हो रही थी और दूसरी तरफ सिमर जो अकेले खड़ी होकर थोड़ी दुखी दुखी सी लग रही थी। उसके बाद उसकी टीचर आती है और फिर देखो वैसे मुझे उसके टीचर का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, और मैं तुम्हें नहीं जानने वाला हूँ, ठीक है, बस किसी का नाम नहीं बोला, मुझे परेशानी हो रही। तो टीचर मैं बस बोलूँगा सिमर की टीचर, ठीक है। क्या हुआ सिमर, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें मतलब तुम दुखी नहीं हो, लेकिन तुम तो दुखी लग रही हो। सिमर की टीचर सिमर को देखते हुए कहती है, जिसके बाद सिमर अपनी टीचर की तरफ देखती है। नहीं आप गलत समझ रही है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि विपिन हमेशा खुश रहे और कुछ नहीं, और वो खुश है इसलिए मैं भी खुश हूँ। सिमर अपनी टीचर को देखते हुए कहती है, जिसके बाद वो हंसते हुए विपिन और प्रत्युषा की शादी को देखने लगती है। लेकिन सिमर की टीचर मनी मन अच्छे से जानती थी कि सिमर सिर्फ विपिन को ही पसंद करती है। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और सिमर और उसके टीचर के आगे दो लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। सॉर्ड स्काई उद्धव चटर्जी, आप क्या कर रहे हैं और आपके साथ ये कौन है? सिमर की टीचर उद्धव चटर्जी को देखते हुए कहती है, जिसके बाद सिमर की टीचर उद्धव चटर्जी के पीछे मौजूद उस इंसान को देखने लगती है जो कि वहाँ आया था और वो उद्धव चटर्जी से ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा था, जो कि बहुत शॉकिंग बात थी। ये मेरे बड़े भाई हैं युवराज चटर्जी, प्रत्युषा के पिता और इस देवस्थल को बनाने वाले। सॉर्ड स्काई जैसे ये बात बोलता है तभी वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। इस वक्त सभी लोग लगातार युवराज चटर्जी को देख रहे थे, जो कि एक अलग लेवल पे थे। वो सबसे ऊपरी लेवल नेचर लेवल पे थे। वो एक तरीके से पूरी तरीके से नेचर के साथ जुड़ चुके थे। वहाँ पर उद्धव चटर्जी और युवराज चटर्जी किसी पर भी ध्यान नहीं देते और सीधे सिमर के पास आ जाते हैं और सिमर को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। बहुत खूब, आप वापस लौट आए। उद्धव चटर्जी सिमर को देखते हुए कहते हैं, जिसके बाद सिमर की आंखें बड़ी बड़ी फटी जाती है और वो उद्धव चटर्जी को देखने लगती है। क्या आप नहीं बात कर रहे हैं? सिमर इस वक्त उद्धव चटर्जी को लगातार देखे जा रही थी। इसके बाद उद्धव चटर्जी सिमर को देखते हैं और फिर असल में आपके अंदर अर्थ और डायमेंशन की एनर्जी है, लेकिन मैं ये देख के शौक हूँ कि आप एक डायमेंशन चैलेंजर बन गई है। लेकिन अजीब बात यह है कि आपके अंदर से अर्थ की पावर चली गई है और आपको मेरी पावर के मदद से बनाया गया था, इसलिए जाहिर सी बात है कि मेरे पास आपकी बची हुई पावर है। मतलब इतना कहने के बाद उद्धव चटर्जी आगे आते हैं और सिमर के सर पे हाथ रख देते हैं, जिसके बाद सिमर को उसके बाकी की अर्थ पावर्स भी मिल जाती है। जिसके बाद सिमर की ताकत तेजी से बढ़ने लगती है और देखते ही देखते सिमर की पावर बढ़ते बढ़ते वो एक देवता लीडर बन जाती है। सिमर की टीचर ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लोर होती है, जिसके बाद वो सिमर को एक टक देखने लगती है। यकीन नहीं होता, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, फिर भी मैं तुमसे 2 लेवल नीचे हूँ। चलो इसी बारे तुम्हारा कुछ दुख तो कम होगा। सिमर की टीचर सिमर को देखते हुए कहती है, जिसके बाद सिमर पीछे मुड़कर अपनी टीचर को देख के स्माइल दे देती है। अगले पल युवराज चटर्जी जो कि नेचर थे और प्रत्युषा के पिता थे, वो सिमर को देखने लगते हैं और फिर अच्छा सिमर एक बात बताओ, तुम्हें विपिन सर कैसा लगता है? युवराज चटर्जी सिमर को देखते हुए कहता है, जिसके बाद सिमर ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, बस अपने सर को नीचे कर लेती है और शर्माने लगती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम विपिन से शादी करना चाहती हो? युवराज चटर्जी सिमर को देखते हुए कहता है, जिसके बाद सिमर झट से अपने सर को उठाती है और फिर क्या, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो प्रत्युषा से बहुत प्यार करता है और अगर मैं उनके बीच में गई तो हो सकता है कि। इसके बाद युवराज चटर्जी सिमर को देखने लगते हैं और फिर मानना पड़ेगा इस विपिन सेन को 2 ऐसी बीवियाँ मिलने वाली हैं जो कि इसकी इतनी फिक्र करती हैं। युवराज चटर्जी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सिमर को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद युवराज चटर्जी अपनी जगह से हटते हैं, जिसके बाद सिमर का ध्यान आगे जाता है जहाँ पर 2 लोग चलते हुए इस वक्त सिमर के पास आ रहे थे। लेकिन सिमर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आ रहे इंसान की तरफ अपनी शक्ल को उठाकर उसे देख सके, क्योंकि इस वक्त उसकी शादी हो रही थी। अगली पल सिमर देखती है कि प्रत्युषा उसे अपनी तरफ बुला रही है, जिसके बाद सिमर धीरे धीरे प्रत्युषा के पास पहुंचती है और देखो सिमर, असल में अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं विपिन के लिए इतना सब कुछ नहीं कर पाती। तुम आफ्टर टीचर कॉन्टिनेंट से जो कि इतना कमजोर है, तुम वहाँ से ताकतवर बनते बनते यहाँ तक आ गई और अब तुम टीम लीडर भी बन गई, मतलब मेरी जितनी ताकतवर, इसलिए तुम्हें अपनी स्वतंत्र बनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्रत्युषा सिमर को देखकर और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, जिसके बाद सिमर कंफ्यूजन में अपने आप के सुखड़े प्रत्युषा को देखती रहती है। पर विपिन मुझसे प्यार नहीं करते हैं, आप अच्छे से जानती हैं, उनके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। सिमर इतना कहने के बाद प्रत्युषा को देखने लगती है, जिसके बाद प्रत्युषा अपनी जगह से हटती है जहाँ पर विपिन खड़ा था। प्रत्युषा जैसे ही विपिन और सिमर के बीच से हटती है, वैसे ही सिमर देखती है कि विपिन इस वक्त स्माइल करते हुए उसे देख रहा है। तुम हंस भी सकते हो, तुम्हें तो आज तक हंसते हुए देखा भी नहीं,
जिसके बाद युवराज चटर्जी आगे आते हैं और सिमर के कंधे पे हाथ रखते हैं। तुम्हें पता है विपिन के पास गॉड गिफ्ट था, मतलब एक तरीके से उसके पास नेचर का वो गिफ्ट था जिसकी वजह से उसकी सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी थी। और इस वक्त विपिन सेन खुद एक नेचर बन चुका है, वो नेचर के साथ जुड़ चुका है, वो टीम लीडर से ऊपर के लेवल पे पहुंच चुका है, मतलब वो मेरे लेवल पे पहुंच चुका है। मैं एक नेचर हूँ और विपिन सेन भी एक नेचर है और फीलिंग्स नेचर का ही एक हिस्सा है। और जब विपिन सेन ने आज तुम्हें देखा तो उसे वो सारी चीज़ें याद आने लगी जो कि तुमने उसके लिए की थी। जिसके बाद जाहिर सी बात है कि कोई तुमसे प्यार कर बैठेगा। युवराज चटर्जी सिमर को देखते हुए कहते हैं, जिसके बाद सिमर धीरे धीरे आसमान होने लगती है। युवराज चटर्जी अपने हाथों को हिलाते हैं जिसकी वजह से सिमर और प्रत्युषा और विपिन आसमान होने लगते हैं। देखते देखते सिमर का ड्रेस आसमान में ही चेंज हो जाता है और सिमर देखने में किसी दुल्हन जैसी लगने लगती है। सिमर ये सब देखने के बाद विपिन के बगल में जाके खड़ी हो जाती है और प्रत्युषा एक तरफ जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पर दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। जिसके बाद सिमर की नजर अपने भाई कुलदीप पे जाती है। कुलदीप भाई आप यहाँ आ गए। कुलदीप कुछ दिन पहले यहाँ आया था, जहाँ पर कुलदीप यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानियों में फंस गया था और तो उसे भी पता चला था कि विपिन सर ने यहाँ पर करीब 1 से 2 महीने में क्या क्या हासिल कर लिया, जिसके बाद उसका मूड और खराब हो गया था। और वो तो यहाँ से इसलिए आया था ताकि वो विपिन को सबक सिखा सके। और यहाँ आने वाले की चेकिंग खुद विपिन के स्टूडेंट्स कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुलदीप को पहचान लिया था और उसे अंदर आने की इजाज़त भी मिल गई थी। जिसके बाद कुलदीप एक बार अपनी बहन को देखकर उसके गाल को फैलाता है। कुलदीप यहाँ पर सिर्फ अपनी बहन से मिलने आया था और जब कुलदीप ने ये देखा कि विपिन की और प्रत्युषा की शादी हो रही है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था अपनी बहन के लिए। दूसरी तरफ विपिन कुलदीप को हंसते हुए देखता है। कुलदीप भाई बहुत दिनों बाद मिलो, इतना कहकर विपिन कुलदीप को गले लगा लेता है। जिसके बाद विपिन अपने सर को कुलदीप के पीठ के पीछे ले जाता है, जहाँ पर विपिन को कुछ दिख जाता है जिसकी वजह से उसकी आंखें और मुंह शौक और हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। तुमने पीछे कुल्हाड़ी कुछ मार के रखा है, विपिन कुलदीप के कान में कहता है। जिसके बाद मैं तुम्हारे घर से काटना आया था, अगर तुम आज मेरी बहन से शादी नहीं करते तो सच में तुम मेरे हाथों तुम मर ही जाते। कुलदीप की इस बात को सुनने के बाद विपिन शौक और हैरानी से अपने मुंह खोले कुलदीप से थोड़ा दूर होता है। जिसके बाद ठीक है, वैसे ये बताओ कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। विपिन सिमर के पास जाकर खड़ा होता है और फिर कुलदीप से पूछता है, वैसे मेरी बहन तो अच्छी लग रही है लेकिन तुम हमेशा की तरह बंदर जैसे ही लग रहे हो, चलो भी जाओ यहाँ से, वैसे भी अब तुम लोग की शादी हो गई है, तुम लोग को और भी बहुत सारे काम होंगे। इतना कहकर कुलदीप वहाँ से चले जाता है और सभी लोगों को कुलदीप के पीछे वो छिपाई हुई कुल्हाड़ी दिखने लगती है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ के देख रहे इस नज़ारे को देखकर हंसने लगते हैं और फिर कुलदीप वहाँ पर जाकर कहीं एक जगह बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। और इस वक्त कुलदीप के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। जिसके बाद उसके सामने का नजारा चेंज होता है और इस वक्त कुलदीप के सामने 4 बच्चे बैठे हुए थे। फिर उसके आगे क्या हुआ मामा? कुलदीप उन बच्चों को देखने के बाद और जोरों से हंसने लगता है और फिर 10 साल बाद मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूँ। वैसे तुम्हें अपने मॉम डैड की कहानी कैसी लगी ये बताओ। कुलदीप इस वक्त जिन बच्चों को कहानी सुना रहा था वो असल में विपिन, सिमर और प्रत्युषा के बच्चे थे। 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और उन चारों की पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। कुलदीप उन बच्चों से और बात कर ही रहा था, उन्होंने और प्यार कर ही रहा था कि नहीं वहाँ पर रेनू राघव आ जाते हैं। टीचर इतना कहकर वो चारों बच्चे रेनू और राघव के सामने जाकर झुक जाते हैं। विपिन सर के बच्चों ने रेनू, राघव और विपिन सर के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें अपना टीचर बना लिया था, क्योंकि उन्होंने भी जो चीज़ एक्सपीरियंस की थी, मतलब आफ्टर कॉन्टिनेंट से डॉक्टर होकर यहाँ तक आने की जर्नी, उसमें उन लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया था और वो आसानी से किसी को भी डॉक्टर बना सकते थे अपना स्टूडेंट बनाकर। और हुआ भी वही। विपिन सर के कहने के बाद विपिन सर के सारे स्टूडेंट्स ने उनके बच्चों को अपना स्टूडेंट बना लिया और विपिन सर के बच्चे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने लगे, वो भी समय से पहले ही। कुछ देर बाद रेनू और राघव उन बच्चों को ऐसे ही खेलने के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद वो दोनों कुलदीप के पास जाते हैं और उससे कुलदीप तुम लोग क्या सुना रहे थे? राघव कुलदीप को देखते हुए कहता है। जिसके बाद कुलदीप एक जगह बैठ जाता है और ज़्यादा नहीं है उस बंदर और सिमर और प्रत्युषा की प्रेम कहानी, और तो उस कहानी में तुम लोग भी तो थे। कुलदीप रेनू और राघव को देखते हुए कहता है। जिसके बाद अच्छा एक बात बताओ, तुमने उसे कहानी तो सुना थी लेकिन उस कहानी में कुछ ऐसा तो नहीं था ना जो कि उसे मतलब सुनाना नहीं चाहिए था? रेनू कुलदीप को देखते हुए कहते हैं। जिसके बाद बाहर से जोरदार आवाज़ आती है। जिसके बाद रेनू और राघव कुलदीप को देखने लगते हैं, जहाँ पर कुलदीप अपने कंधे उचका रहा था। अब जैसे बाप वैसे बच्चे, और तो और सिमर मेरी बहन है, एक तरीके से बच्चों के अंदर मेरे वंश का खून भी दौड़ रहा है। तो अगर मैं उनके डैड के बारे में अपने बारे में ये सब नहीं भी बताता तो भी आगे जाके वो सब करते ही। कुलदीप इतना कहने के बाद रेनू का चेहरा देखता है जो कि गुस्से से उसे देख रही थी। जिसके बाद रेनू और राघव वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कुलदीप जल्दी से उठता है और खिड़की के पास जाता है, जहाँ पर कुलदीप इस वक्त नीचे देख रहा था और वो बच्चे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा तौर पर मचा रहे थे। इस वक्त विपिन सेन, प्रत्युषा और सिमर एक बड़े से महल में रह रहे थे जो कि एक बादल के ऊपर उड़ रहा था और उस बादल के ऊपर उड़ रहे महल में कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कि उस महल के अंदर भूकंप आ रहा हो। देखते देखते वहाँ पर 2 लोग और आते हैं जो कि उन बच्चों को देखकर हंसने लगते हैं। विपिन का क्लोन और उसका बटलर मोहन। इस वक्त वो दोनों उन बच्चों तक बढ़ रहे थे, जहाँ वो दोनों बच्चे उन दोनों को देखने के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि वो दोनों उन्हें रोकने आए होंगे और उन्हें डांटने आए होंगे। लेकिन अगले ही पल विपिन का क्लोन उन बच्चों को गुस्से से देखता है। फिर क्या वो डर गया क्या? अरे मैं डैड नहीं हूँ, चुप करो। इतना कहने के बाद विपिन का क्लोन उन बच्चों के साथ मस्ती करने लगता है और वहाँ पर कूदने लगता है। इसके बाद वहाँ पर और भी दवाई बत्ती शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर विपिन सेन आता है और फिर ये सब देखने के बाद बच्चों को डांटने लगता है। जिसके बाद विपिन सेन करीब 1 मिनट तक बच्चों को डांटता है। जिसके बाद वो बच्चे विपिन की बात को सुनते हैं और फिर वहाँ पर फिर से दवाई बजाना शुरू कर देते हैं। ये आगे हो क्या रहा है? ये बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? विपिन अपने बच्चों को देखते हुए कहता है। जिसके बाद वहाँ पर रेनू और राघव आते हैं। वो टीचर असल में
वहाँ से भाग जाता है। विपिन को वहाँ से जाता हुआ देखकर रेणु लंबी लंबी सांस लेने लगती है। और मुझे पता था ये होगा, क्योंकि मास्टर ने ऐसे ऐसे कांड किए और वो अगर इनके बच्चों को पता चल गए तो वो अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे, क्योंकि वो खुद ऐसे ऐसे कांड करने से बाज नहीं आते थे। रेणु इतना सोचने के बाद बच्चों को रोकने लगती है। इस वक्त तक आधा महल टूट फूट के गायब हो चुका था। दूसरी तरफ मोहन और विपिन का क्लोन एक जगह बैठे हुए थे। तभी विपिन के क्लोन वो कुछ महसूस करता है, जिसके बाद उसके सीने में कुछ धक धक होने लगता है, जैसे कि वहाँ कुछ वाइब्रेट हो रहा हो। अब ये क्या है? इतना कहने के बाद विपिन का क्लोन कुछ हरी चीज को बाहर निकालता है, जिसके बाद उसे गौर से देखने लगता है। दूसरी तरफ विपिन इस वक्त युवराज चटर्जी के सामने खड़ा था। युवराज चटर्जी मतलब वही बटुसा के डैड, ठीक है। इस वक्त विपिन युवराज चटर्जी के सामने खड़ा था, जिसके बाद विपिन लगातार उन्हें लेके जा रहा था। आपने मुझे क्यों बुलाया है? विपिन युवराज चटर्जी को देखते हुए कहता है, जिसके बाद युवराज चटर्जी उसकी तरफ मुड़ते हैं और फिर देखो विपिन, क्योंकि तुम भी अब नेचर के लेवल पे पहुंच चुके हो और नेचर के साथ अच्छे से जुड़ चुके हो, तो क्या तुम्हें कुछ ऐसी पावर्स नहीं मिली है जो कि नेचर की तरफ से तुम्हें मतलब नेचर की पावर को हासिल किया और उनके साथ जुड़ गए? तो तुम्हारी चेतना में एक नई पावर का आना जरूरी था, मतलब तुम्हें कुछ अपनी चेतना के अंदर महसूस नहीं हुआ? युवराज चटर्जी विपिन को देखते हुए कहते हैं, नहीं, आज तक मुझे कोई नई पावर मिली नहीं है, जबकि मैं आपके लेवल का हूँ। और जब आपने नेचर के पावर को समझा था और नेचर के लेवल पे पहुंचे थे, नेचर के साथ जुड़ गए थे, तो जहाँ तक है कि आपको एक पावर मिली थी जो कि आपकी चेतना से जुड़ गई थी, लेकिन फिर आपने एक गलती की कि आप पूरी दुनिया में झांकने की कोशिश करने लगे और फिर वहाँ से एक हाथ आया और फिर आपकी चेतना के 3 टुकड़े हो गए। एक मेरे पास आया जो कि अपडेट होकर स्वर्ग की लाइब्रेरी बन गया, और बाकी 2 मफ्तसेक और प्रत्युषा, है ना? विपिन सेन युवराज चटर्जी को देखते हुए कहता है, जिसके बाद युवराज चटर्जी अपने हाथ गर्दन को हाँ मिला देते हैं। मतलब अगर मुझे कोई नई पावर मिलेगी, इन फ्यूचर अभी तक मिली नहीं है, लेकिन अगर मेरी चेतना के साथ जुड़कर मुझे नेचर में पावर देता है, तो क्या मैं स्वर्ग की लाइब्रेरी जैसी कोई चीज़ बना सकता हूँ? विपिन सेन युवराज चटर्जी को देखते हुए कहता है, हाँ, ये तो बहुत आसान बात मान लिया, लेकिन तुम अभी तक ऐसा कुछ हासिल नहीं कर पाए, जिसे देखकर थोड़ा अजीब लगता है। मतलब तुम्हारा शरीर और तुम्हारी चेतना एक होनी चाहिए, तभी तुम्हें ये नेचर का गिफ्ट मिलेगा। नेचर के जुड़ने के बाद, क्योंकि तुम्हारा शरीर नेचर के साथ जुड़ चुका है, तो तुम्हारी चेतना को अभी तक वो गिफ्ट मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम्हें मिला नहीं है, जबकि तुम्हारी चेतना और तुम्हारा शरीर एक ही है। अजीब बात है। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी और चीज़ के बुलाया है, मतलब क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मैंने तुमसे कहा था कि मैंने ऊपर की दुनिया में जाने की कोशिश की थी, मतलब यहाँ से ऊपर की दुनिया तो है, मतलब और ताकत। विपिन बस मुंह में अपना जवाब दे देता है, जिसके बाद वो युवराज चटर्जी को देखने लगता है, क्योंकि विपिन के पास अभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसकी फैमिली थी, उसके बच्चे थे, और विपिन सेन यहाँ पर अच्छे से राज भी कर पा रहा था, इसलिए एक तरीके से विपिन सेन की ताकत की भूख अब खत्म हो चुकी थी। अच्छा विपिन, एक बात बताओ, जहाँ तक मुझे पता है तुम और प्रत्युषा किसी माइनर के खंडर में गए थे, वहाँ पर कुछ रिसर्च करने के लिए, है ना? युवराज चटर्जी विपिन सेन को देखते हुए कहते हैं, जिसका विपिन अपने गर्दन को हाँ मिला देता है। तो फिर तुम लोग वहाँ से वापस कैसे आए? मैं नेचर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो भी हो रहा था मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, जैसे कि ये मानी की सिविलाइजेशन थोड़ी अजीब है, जैसे कि पास कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी वगैरह। युवराज चटर्जी विपिन सेन को देखते हुए कहते हैं, जिसके बाद आप सही कह रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जो कि हमें भी समझ नहीं आ रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद क्या चीज़ क्या करती है, कौन सा सामान किस चीज़ के लिए है, वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब थी। विपिन युवराज चटर्जी को देखते हुए कहता है, अच्छा विपिन, जहाँ तक मुझे प्रत्युषा ने बताया था, प्रत्युषा भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा साउथ हुई थी, लेकिन प्रत्युषा के पास ऑलमोस्ट गॉड की पावर थी, जिसके बावजूद माने के खंडर में एक ग्रीन स्टोन तुम्हारे सर के अंदर घुस गया था, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स खुलने लगे थे, और जो लोग जिस जगह से आए थे वो लोग वहाँ वापस चले गए, लेकिन प्रत्युषा गॉड लेवल पे थी, लेकिन फिर भी उस माने के खंडर के अंदर एक ऐसी पावर आई थी जिसने प्रत्युषा को भी धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया था। इसलिए ही माने के खंडर पे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन माने के खंडर पता नहीं क्यों हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। माने के खंडर जहाँ पहले मौजूद था वो वहाँ से गायब हो चुका है, इसलिए हमें पता नहीं कि हम उसके ऊपर और कुछ रिसर्च कर पाएंगे या नहीं। युवराज चटर्जी विपिन को देखते हुए कहते हैं, वैसे आपको रिसर्च करनी क्यों है? आपको क्या लगता है कि वो आखिर है क्या? विपिन युवराज चटर्जी को देखता है और यही कहता है, पता नहीं विपिन, लेकिन वो जो भी है खतरनाक तो है। हो सकता है कि उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी हमारी बहुत काम आ सकती है। इतना कहने के बाद युवराज चटर्जी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वैसे विपिन, तुम उस माने के खंडर में गए थे ना, तो क्या तुम वहाँ से कुछ उठा के लाए थे, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि वहाँ पे हो और तुम उठा के ले आए हो? बस नॉर्मली पूछ रहा हूँ। युवराज चटर्जी विपिन सेन को देखते हुए कहते हैं, नहीं, वहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं लाया। जहाँ तक मुझे याद है प्रत्युषा ने भी वहाँ से कुछ भी उठाया नहीं था और कुछ भी लाया नहीं था। हम लोग वहाँ से अजीब से पोर्टल के मतलब थ्रू फेंके जा चुके थे, और मैं प्रत्युषा का हाथ पकड़ा था बस, क्योंकि मैं प्रत्युषा को दोबारा खोना नहीं चाहता था। इसी की वजह से शायद मैंने वहाँ पर ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं। विपिन युवराज चटर्जी को देखते हुए कहता है, फिर वो भी वहाँ बैठ जाता है, लेकिन तभी विपिन को कुछ अजीब सा याद आता है। एक मिनट चाहिए, वहाँ पर एक ग्रीन स्टोन था जो कि मेरे सर के अंदर गया था, लेकिन उस ग्रीन स्टोन के पास जैसे जैसे मैं पहुँच रहा था, मेरा ये स्ट्रैटेजी स्टोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। विपिन इतना कहने के बाद एक स्ट्रैटेजी स्टोन निकाल कर युवराज चटर्जी को दिखाने लगता है। ये स्ट्रैटेजी स्टोन तो मफ्तसेक का है ना, और जहाँ तक है ये तो मैं मास्टर कॉन्टिनेंट से मिला था, है ना? युवराज चटर्जी विपिन को देखते हुए कहते हैं, विपिन अपने कदर को हाँ मिला देता है, और फिर तभी कुछ देर बाद वहाँ पर मास्टर सेक आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बुलाया गया था।
जिसके बाद मास्टर शेख युवराज चटर्जी के सामने थोड़ा झुकते हैं और फिर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मास्टर शेख, मुझे बस आपसे एक बात जाननी है, ये जो स्ट्रैटेजी स्टोन है ये आपको कहाँ से मिला था? युवराज चटर्जी मास्टर शेख को देखते हुए कहते हैं, जिसके बाद मास्टर शेख उस स्ट्रैटेजी स्टोन को देखते हैं और उन्हें कुछ कुछ याद आने लगता है। वो दिन बहुत ज़्यादा अजीब था, मतलब अचानक से जब मैं संडे लेवल पर पहुंचा था तो मेरे जब मेरी आंखें खुली तो मैं कहीं और ही था। वहाँ पर मुझे एक आदमी दिखा था जो कि खड़ा था। वहाँ चारों तरफ क्रिस्टल की बनी हुई चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही थी। वहाँ पर उस आदमी ने मुझे देखा और उसने ही मुझे ये स्ट्रैटेजी स्टोन दिया था। इसका मतलब इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कहा था कि वो क्रिस्टलाइजर है। मास्टर शेख युवराज चटर्जी को देखते हुए कहते हैं, जिसके बाद युवराज चटर्जी अपने कदम कहाँ मिलाने लगता है। क्रिस्टलाइजर और क्या, पता नहीं क्यों इन दोनों में कुछ कनेक्शन तो लग रहा है। वैसे विपिन सेन बुरा मत मानना, क्या ये स्ट्रैटेजी स्टोन मैं रख सकता हूँ? मुझे बस इसके ऊपर कुछ रिसर्च करनी है। युवराज चटर्जी इतना कहने के बाद विपिन सेन को देखते हैं, जहाँ पर विपिन सेन अपने कदम को हाँ मिला रहा था और युवराज चटर्जी को कह रहा था कि हाँ भी ये रख सकते हैं। जिसके बाद विपिन सेन वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद विपिन अपने महल वापस लौटता है, जहाँ पर विपिन अपने सामने नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है। वहाँ पर इस वक्त उसका आधा से ज़्यादा महल टूट चुका था और तबाह हो चुका था और उन बच्चों को कोई भी नहीं रोक पा रहा था। इस वक्त प्रत्युषा और सिमर बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो धीरे धीरे कामयाब हो जाते हैं और उन बच्चों को पकड़ के डांटने लगते हैं। जिसके बाद विपिन भी पीछे पीछे वहाँ से आता है और वहाँ आके नॉर्मली खड़ा हो जाता है। प्रत्युषा विपिन को देखती है, लेकिन वो विपिन को कुछ कहती नहीं है। लेकिन तभी विपिन का क्लोन अपनी जगह से खड़ा होता है। तुम्हें पता है, विपिन यहाँ आने के बाद जब उसने देखा कि बच्चे तबाही मचा रहे हैं तो ये यहाँ से भाग गया था। इतना कहने के बाद क्लोन अपनी जगह से गायब हो जाता है। जिसके बाद प्रत्युषा गुस्से में विपिन को देखने लगती है। अरे नहीं, मतलब मुझे तुम्हारे डैड ने बुलाया था, तुम्हारे पापा ने बुलाया था, मुझे जाके पूछ सकती हो? विपिन के इस बात को सुनने के बाद प्रत्युषा तरफान दिखने लगती है। अच्छा ठीक है, अब आगे जाओ और अपने बच्चों को संभालो। हमें भी दिखाओ कि तुम अपने बच्चों को क्या सिखाते हो और कैसे सिखाते हो। प्रत्युषा विपिन को देखते हुए कहते हैं कि अभी तक प्रत्युषा को ये पता चल चुका था कि कुलदीप ने बच्चे को क्या कहानी सुना दी है, जो कि अच्छी भी चीज थी, लेकिन बच्चे उस कहानी को सुनने के बाद कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गए थे और वो अपने पापा जैसे बनने जा रहे थे। जिसके बाद विपिन धीरे धीरे आ गया था और वो उन बच्चों के सामने खड़ा हो जाता है। देखो बच्चों, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो मुझे तुम्हें सजा देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें देवता से बाहर निकाल दूंगा 1 साल के लिए। मैं तुम्हें मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में भेज दूंगा, जहाँ पर तुम्हें खुद मेहनत करके यहाँ आना होगा। और तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ आने में कितनी मेहनत लगती है। विपिन अपने बच्चों को डांटते हुए कहता है। जिसके बाद वो चारों बच्चे विपिन की तरफ एकदम देखने लगते हैं। पर हम तो वही कर रहे थे जो कि आपने किया है, आप ऐसे ही करके तो आगे आए थे। विपिन के बच्चे विपिन को देखते हुए कहते हैं। जिसके बाद देखो, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं और तुमने बीच में कैसे कहा, अब तुम्हें सजा मिलेगी। इतना कहकर विपिन कुछ सजा को खोजने लगता है जो कि वो अपने बच्चों को दे सकता था। लेकिन तभी विपिन की बेटी आकर विपिन के गले लग जाती है और पापा सॉरी, आज की बात नहीं करूँगी पक्का। विपिन की बेटी और फिर उनके बच्चे सीधे आकर विपिन के गले लग जाते हैं और विपिन से सॉरी कहने लगते हैं। विपिन 1 सेकंड भी नहीं लगाता। जिसके बाद अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो छोटे मोटे महल है, टूट गए तो। इतना कहकर विपिन मुड़कर वहाँ से जाने लगता है और इस वक्त विपिन के चारों बच्चे उस पर लटके हुए थे। विपिन जैसे ही पीछे मुड़ता है, वहाँ पर प्रत्युषा गुस्से में खड़े होकर विपिन को ही देख रही थी। देखो प्रत्युषा, मतलब जिसके बाद विपिन वहाँ से मुड़कर दूसरी तरफ से जाने लगता है, जहाँ पर सिमर पे गुस्से में खड़े होकर विपिन को ही देख रही थी। क्या यार, तुम दोनों तो एक समय था कि तड़पती थी मेरे लिए और अब मुझे तपा रही हो। देखो ऐसे ये सब करना गलत होता है, बच्चों को जैसे सिखाना चाहिए मैं सिखा तो रहा हूँ। विपिन इतना कहने के बाद अपने बच्चों के गाल को फैलाने लगता है। जिसके बाद रेनू आगे आती है और सॉरी टीचर, लेकिन मुझे नहीं याद है कि आप ऐसे हमें प्यार करते थे। रेनू आगे आने के बाद अपने टीचर को कहती है। जिसके बाद अच्छा ठीक है, मैं समझ गई आप क्या कहेंगे। वही नहीं कि आप मेरे टीचर थे और टीचर स्टूडेंट को सजा दे सकते हैं, तो जहाँ तक है कि आपके बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं उन्हें सजा दे सकती हूँ, तो एक तरीके से आपको बस यहाँ से जाना है और कुछ नहीं। रेनू अपने टीचर को देखते हुए कहती है, मतलब विपिन से। और फिर विपिन अपने बच्चों को चेहरे को देखने लगता है, जहाँ पर विपिन के चारों बच्चे उदास सा चेहरा लेकर विपिन को ही देख रहे थे। जिसके बाद विपिन अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो चारों बच्चे मुंह के बल नीचे गिरते हैं और धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं। अरे यार, पापा तो मानी नहीं, इतना अच्छा सा फीस बनाया था। इतना कहकर विपिन का एक बेटा धीरे धीरे रेनू की तरफ जाने लगता है और वो अपने बालों को ठीक कर लेता है। टीचर मुझे माफ कर दीजिए। विपिन का बेटा नीचे झुककर रोने लगता है और रेनू को कहने लगता है, लेकिन नहीं में विपिन के बेटे के कान में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेनू उसके कान को पकड़कर उसे खींच के ले जा रही है और वो चारों बच्चे भी उसके पीछे से चुपचाप जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस गधे की तरह अपने कान को नहीं दरवाना था। अपने पापा के तरीके को आजमाने पर पढ़ना है, तुम्हारी इस चाल में भले कोई दूसरी लड़की फंस जाए, मैं नहीं। इतना कहने के बाद रेनू उन बच्चों को ले जाती है। तो दूसरी तरफ विपिन का क्लोन इस वक्त छत पे मौजूद था और नीचे हो रहे नजारे को देखकर जोर से हंस रहा था। लेकिन तभी उसके हाथ में मौजूद चीज फिर से वाइब्रेट करने लगती है। अरे सब वो क्या रहा है, इसे वहाँ से लाना ही नहीं चाहिए था, मुझे खराब कर दिया मेरा। विपिन का क्लोन उस हरी सी चीज को देखते हुए कहता है। जिसके बाद वो उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। दूसरी तरफ विपिन प्रत्युषा के साथ मौजूद था और वो इस वक्त प्रत्युषा से कुछ बातें करे जा रहा था। वैसे विपिन, मेरे पापा ने तुमसे क्या क्या पूछा? प्रत्युषा विपिन को देखते हुए कहती है, वो मुझसे मारने के खतरे के बारे में पूछ रहे थे और मुझे जो पता था मैंने बता दिया। विपिन प्रत्युषा को जवाब देते हुए आगे चलते रहता है। पता नहीं मेरे
पापा आजकल मनी के ऊपर इतना रिसर्च करने लगे हैं। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, पता नहीं उन मनी के बारे में वो जानना क्या चाहते हैं। पर दूसरा भी लंबी लंबी सांस लेने के बाद विपिन को देखते हुए कहती है, छोड़ो हमें, क्या तुम मेरे साथ हो और मेरे पास इतनी ताकत भी आ चुकी है, तो एक तरीके से अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। विपिन दूसरा को देखते हुए कहता है। इसके बाद वहाँ से बनाती है। क्या आपको अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी याद आती है? इस वक्त तक स्वर्ग की लाइब्रेरी के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका था, इसलिए सिमर के मुंह से स्वर्ग की लाइब्रेरी के नाम को सुनने के बाद थोड़ा इमोशनल होने लगता है। असल में याद तो आती है, लेकिन वो तुम्हारे पिताजी के चेतना का एक हिस्सा था और कुछ नहीं। और जब मैंने स्वर्ग की लाइब्रेरी को छोड़ा तो वो तुम्हारे पापा के पास वापस चला गया होगा, मतलब युवराज चटर्जी और यहाँ के मतलब देवतल के नेचर उनके पास वो वापस चला गया होगा, क्योंकि उन्हीं की पावर है तो उसे छोड़ने के बाद उन्हीं के पास ही जाएगी। विपिन उदास मन से स्वर्ग की लाइब्रेरी के बारे में सोचता है और प्रत्युषा और सिमर को देखते हुए कहता है। और विपिन को पूरा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि जब उसने नेचर की पावर मिली थी और वो नेचर के साथ जुड़ गया था तो उसकी चेतना को कोई पावर मिली ही नहीं थी। अगर विपिन को भी ऐसी कोई पावर मिली होती तो विपिन के पास खुद की स्वर्ग की लाइब्रेरी होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और पता नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ था। दूसरी तरफ अचानक से विपिन का क्लोन तेजी से दौड़ते हुए विपिन के पास आता है। विपिन देखो यार, ये बावला हो गया है, ये कैसे वाइब्रेट करे जा रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका करना क्या है। इतना कहने के बाद विपिन का क्लोन एक बीटल जैसी चीज विपिन के सामने अपने हाथ में दिखाने लगता है। विपिन जैसे उस चीज को देखता है उसे कुछ याद आता है और फिर वो अपने सर पे हाथ मार लेता है। अरे यार, ये तो शुरुआत से तुम्हारे पास था, अगर ये मुझे पता होता तो ये मैं प्रत्युषा के डैड को दे देता, शायद वो उसमें कुछ रिसर्च कर लेते। इतना कहने के बाद विपिन उस अजीब से बीटल जैसी चीज को हाथ में लेता है, लेकिन ये इतना हिल क्यों रहा है। विपिन उस ग्रीन बीटल को देखते हुए कहता है, लेकिन तभी वो ग्रीन बीटल अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर देता है। अब ये क्या है, ये आवाजें क्यों निकाल रहा है। विपिन उस बीटल को देखते हुए कहता है, जिसके बाद उस बीटल के अंदर से आवाज आने लगती है, सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है। जिसके बाद विपिन उस बीटल को नीचे रख देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर वो है क्या, वो क्या कर रहा है। जिसके बाद वो बीटल धीरे उड़ने लगता है। जिसके बाद वो विपिन को देखता है और विपिन का क्लोन को देखता है। जिसके बाद विपिन थोड़ा आ गया था और जिसका सिग्नल मिल रहा है। विपिन उस बीटल को देखते हुए कहता है, क्योंकि वो बीटल बोल रहा था तो हो सकता था कि वो बीटल विपिन से बात करे, लेकिन उसे एक्सपेक्टेशन होता वो बीटल विपिन से कोई बात नहीं करता है। सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है। इतना कहते कहते वो बीटल एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। वैसे तुम एक बात बताओ, ये बीटल सुबह से तुम्हारे पास था, मतलब जब से तुम उस मानिक खंडर से वापस आए थे मेरे साथ, तो ये बीटल तब से तुम्हारे साथ था। विपिन अपने क्लोन को देखते हुए कहता है, हाँ तो मैं तुम्हारी तरफ थोड़ी हूँ जो वहाँ से खाली हाथ वापस आ जाऊँ। तुम तो अपने प्रत्युषा के साथ रोमांस करने में लगे हुए थे और मैं तो उस बीटल के साथ ही खेल रहा था। मैं पता भी है मैं कितना ज़्यादा बोर हुआ था वहाँ अकेले। अच्छा हुआ कि ये बीटल वहाँ मेरे साथ था, जिसके साथ मैं थोड़ी देर खेल पाया और वहाँ पर मेरा टाइम पास भी हो पाया। तो मैं तुम्हारी घंटों घंटों तक एक ही जगह एक स्टैचू के पीछे छिपकर इंतजार कर रहा था। तुम्हें याद ही है क्या। विपिन का क्लोन विपिन को उल्टा डांटते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, तुम ठीक है तुम बात वैसे ही हो। और विपिन इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। विपिन जैसे पीछे मुड़ता है वो देखता है कि विपिन का क्लोन उसे चिढ़ाते हुए यही कह रहा है। जिसके बाद विपिन लंबी लंबी सांसें लेता है और अपने कदम को उसके आगे जाने लगता है। जिसके बाद विपिन का क्लोन विपिन के बगल में आता है और वैसे इसका करना क्या है। विपिन का क्लोन विपिन से करता है, कहता है उस बीटल को अपने हाथ में रखे। वैसे विपिन ये ग्रीन बीटल खुद ब खुद चलकर क्लोन के पास गया था ना, या फिर हमारे पास, मतलब इसके अंदर अपना दिमाग तो है, मतलब जो इसके लिए सही है वो ये बीटल कर सकता है ना। प्रत्युषा विपिन को देखते हुए कहती है, लग तो यही रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये युवराज चटर्जी को दे देना चाहिए, हो सकता है कि उससे उन्हें कुछ पता चल सके। विपिन प्रत्युषा और सिमर से बात कर रहा था, करीब उस बीटल के अंदर से रोशनी आनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते उस बीटल के सामने उसकी आंखें चमकने लगती है और सामने एक प्रोजेक्ट होने लगता है जहाँ पर कुछ लोग दिख रहे थे जो कि एक अजीब से मौसम फैला रहे थे, जो कि काले कलर का था और उसकी आंखें लाल थी। लेकिन अगले बार वो स्क्रीन बंद हो जाती है। अब ये सब क्या था। विपिन उस अजीब से बीटल को देखते हुए कहता है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहा है। वो ग्रीन बीटल तक चलाता है, फिर अचानक से वो ग्रीन बीटल फिर से चलाने लगता है। सिग्नल मिल गया, सिग्नल मिल गया। इतना कहने के बाद वो बीटल अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है। अगली बार विपिन के महल के ठीक बाहर बिजली गिरनी शुरू हो जाती है। विपिन जल्दी से बिजली के बाहर देखता है जहाँ पर बिजली गिरने वहाँ पर एक अजीब सा डोर अपीयर होता है जो कि सफेद रंग से शाइन कर रहा था। जिसके बाद वो डोर धीरे धीरे खुलने लगता है और उसके अंदर से चमचमाता आवाज बाहर आता है जिसकी पावर कमाल की लग रही थी। नहीं, ये नामुमकिन है, मेरे पास नेचर की पावर है और मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई कैसे आ सकता है यहाँ पे। विपिन मन ही मन सोचता है। जिसके बाद विपिन जल्दी से बाहर निकलता है क्योंकि हो सकता था कि वो इंसान जो कि उस दरवाजे के अंदर से आया है वो विपिन के लिए खतरा हो या फिर विपिन की फैमिली के लिए खतरा हो। इसलिए विपिन सबसे पहले उस दरवाजे के सामने पहुंच गया था, उस आदमी के सामने खड़ा था। इस वक्त वो आदमी विपिन सर को देख रहा था और वो गोल्डन रंग से साइन कर रहा था। होली गॉड डोर खुला है और तुम में से कोई काबिल नहीं है यहाँ पर जो कि इस होली गॉड डोर के उस तरफ जा सके, लेकिन पता नहीं कि ये होली गॉड डोर यहाँ खुला ही क्यों है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ आया क्यों। वो चमचमाता हुआ इंसान विपिन को देखते हुए कहता है, क्योंकि उस चमचमाते हुए इंसान को खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो यहाँ आया क्यों। तभी उस दरवाजे के अंदर से अजीब सी वाइब्रेशन निकलती है और वो उड़कर सीधे उस ग्रीन बीटल के अंदर जाने लगती है, जिसे वो चमचमाता हुआ आदमी और विपिन सर देख सकते थे। अच्छा तो ये बात है, उस तरफ कुछ ऐसा है जो कि इस चीज़ को अपनी तरफ
सिग्नल भेज रहा है और वो सिग्नल स्पेस को तोड़कर यहाँ पर मतलब क्वार्टर खोल रहा है। क्या बात है, ये सब तो पहली बार देख रहा हूँ। वो चमचमाता हुआ ये सब देखकर कहता है। इसके बाद अचानक से क्वार्टर की उस तरफ से एक आवाज़ गूंज जाती है, भरत जल्दी आओ। उस क्वार्टर की उस तरफ से जैसी आवाज़ गूंजती है, विपिन जो उस क्वार्टर के सामने खड़ा था अचानक से खिंचकर उस दरवाजे के अंदर चले जाता है। विपिन जैसे ही देखता है कि वो क्वार्टर उसे अपने अंदर खींच रहा है, विपिन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विपिन जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ युवराज चटर्जी जो कि उस अजीब स्ट्रेटेजी स्टोन पर रिसर्च कर रहे थे, अचानक से वो स्ट्रेटेजी स्टोन लाल रंग में शाइन होना शुरू हो जाता है और उस स्ट्रेटेजी स्टोन के ऊपर एक सिंबल दिखना शुरू हो जाता है जो कि कैट जैसा बना हुआ था। अब ये क्या है? युवराज चटर्जी जो मास्टर सिंह के साथ उस अजीब से स्ट्रेटेजी स्टोन पर रिसर्च कर रहे थे, वो मास्टर सिंह को देखते हुए कहते हैं। मास्टर सिंह भी उस रोशनी को देखकर तो शॉक्ड हुए थे, लेकिन अगले ही वहाँ पर भूकंप आने लगता है। ये तो नामुमकिन है, देवस्थल में भूकंप कैसे पड़ सकता है? इस जगह को मैंने बनाया और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं नीचे के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन ये भूकंप कैसे हो सकता है? युवराज चटर्जी चौक और हैरानी में देवस्थल को देखते हुए कहते हैं। अगली पल उन्हें बहुत खतरनाक पावर महसूस होने लगी, जिसके बाद मास्टर सिंह और युवराज चटर्जी अपनी अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। इस वक्त विपिन उस कॉरिडोर के अंदर जा चुका था, लेकिन वो पूरा अंदर नहीं गया था। वो अपनी पूरी ताकत लगा के दरवाजे के सामने ही खड़ा था, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहा था। दूसरी तरफ वो चमचमाता हुआ आदमी इस वक्त लगातार विपिन सर को देख रहा था। वो उस तरफ कौन है जो कि तुम्हें जानता है? पता नहीं, एक ही दिन में ये लोग क्या क्या दिखवा रहे मुझे। वो चमचमाता हुआ आदमी विपिन सर को देखते हुए कहता है। एक तो इस अजीब सी चीज के पास सिग्नल आ रहा है जो कि यहाँ पे कॉरिडोर खोलने में कामयाब हो गया और ऊपर से ये अजीब सा आदमी उसमें घुस गया। जिसके बाद वो चमचमाता हुआ आदमी उस ग्रीन बीटल को देखने लगता है। चलो अब तुम्हें भी आना है, मुझे पता है, लेकिन जब तक तुम इस कॉरिडोर के अंदर नहीं जाओगे तब तक ये कॉरिडोर बंद नहीं होने वाला है। वो चमचमाता हुआ आदमी उस ग्रीन बीटल को देखते हुए कहता है, लेकिन उस ग्रीन बीटल के अंदर उतना दिमाग नहीं था जिससे वो उस चमचमाते हुए आदमी की बात समझ पाए। लगता है कि जो सिग्नल तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए था वो ठीक से तुम्हारे पास पहुंच नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाओ। इतना कहने के बाद वो चमचमाता हुआ आदमी उस कॉरिडोर को और ज्यादा बड़ा करने लगता है। देखते देखते उसके अंदर से तेजी से सिग्नल्स बाहर निकलने लगते हैं जो कि वो सीधे ग्रीन बीटल के पास जा रहे थे। ठीक है, जब तक तुम उधर नहीं आओगे तब तक मैं जा भी नहीं सकता हूँ। हटिए ना। वो चमचमाता हुआ आदमी मन ही मन सोचता है और ग्रीन बीटल को देखते हुए कहता है। दूसरी तरफ प्रत्युषा, सिमर, विपिन के चारों बच्चे और विपिन के सारे स्टूडेंट इस वक्त वहाँ पर आ चुके थे और वो लगातार उस चमचमाते हुए आदमी को ही देख रहे थे। रेणु, रूमा, विक्रम, आरव और आकाश और वानी इस वक्त लगातार उसी चमचमाते हुए आदमी को देखे जा रहे थे और वो अच्छे से जानते थे कि उस चमचमाते हुए आदमी की ताकत कितनी है, इसलिए वो जाकर भी उसे भिड़ने नहीं जा पा रहे थे। विपिन के सारे स्टूडेंट्स विपिन के बच्चों को संभालकर एक जगह ले जाने लगते हैं क्योंकि विपिन उस दरवाजे की तरफ से उन्हें वही ऑर्डर दे रहा था जिससे वो लोग समझ पा रहे थे। दूसरी तरफ युवराज चटर्जी इस वक्त वहाँ पहुंच चुके थे और वहाँ के नजारे को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए थे। ये कैसे हो सकता है? ये कॉरिडोर क्या कैसे आ सकता है? ये तो नामुमकिन है। युवराज चटर्जी उस कॉरिडोर को देखकर मन ही मन सोचते हैं। उस कॉरिडोर के अंदर का नजारा देखने में वो वैसा ही लग रहा था जैसा कि युवराज चटर्जी ने एक अजीब से छोटे से स्पेस डोर को खोल के देखा था। वो ऊपरी दुनिया में झांकने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर कोई काला अंधेरा छाया हुआ था और वहीं से एक अजीब सा हाथ आकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर गया था। जहाँ पर युवराज चटर्जी को एक आवाज भी सुनाई दी थी, अंदर आने के लिए तुम कॉरिडोर खोलने के लायक ही नहीं हो। अगर तुमने फिर से ऐसी कुछ कोशिश की तो तुम बहुत बेरहमी से मार दिए जाओगे। उस अजीब से दरार के अंदर से ऐसी आवाज युवराज चटर्जी को सुनाई दी थी और आज वो अपने सामने असली का कॉरिडोर देख रहे थे। ये तो मुमकिन है, लेकिन ये यहाँ आएगा कैसे? इसलिए तो बहुत ताकत चाहिए होती है। यहाँ तक कि मेरी जितनी ताकत है उतने में मैं ऐसे छोटा सा दरार ही खोल पाया था और उसमें मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा कॉरिडोर खुला हुआ है, वो कितना बड़ा और विपिन सर इसके अंदर है, मतलब वो उसके अंदर जाने के लायक है, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब मैं इसके लायक नहीं हूँ, मतलब कुछ तो है। विपिन सर इतना कहने के बाद जल्दी से युवराज चटर्जी विपिन सर के सामने जाता है जो कि उस दरवाजे के उस तरफ था। वो चमचमाता आदमी किसी को भी रोक नहीं रहा था क्योंकि उसने सबको पहले ही समझा दिया था कि जो भी उसके अंदर जाएगा और वो अगर लायक नहीं तो उसकी चीथड़े उठ जाएगी, इसलिए वार्निंग देने का काम उसने कर दिया था। दूसरी तरफ युवराज चटर्जी और प्रत्युषा और सिमर इस वक्त उस दरवाजे के सामने खड़े थे और विपिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवराज चटर्जी प्रत्युषा और सिमर को करने से रोकते हैं और जबरदस्ती उन्हें थोड़ा पीछे फेंकते हैं। देखो प्रत्युषा, सिमर, मेरी बात समझो, विपिन जहाँ जा रहा है वहाँ पर जाकर वो और भी ताकत हासिल कर सकता है और ताकत हासिल करने के बाद वो वापस आ जाएगा। खुद समझो, ये मौका सबको नहीं मिलता है, लेकिन ये मौका विपिन सर को मिल रहा है और वो तुम्हारा पति है और सभी जानते हैं कि तुम दोनों विपिन सर से कितना प्यार करती हो। क्या तुम लोग ये नहीं चाहते कि विपिन मतलब तुम्हारा जो प्यार है वो ताकतवर बने? युवराज चटर्जी प्रत्युषा और सिमर को देखते हुए कहते हैं, जिसके बाद प्रत्युषा और सिमर एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है, लेकिन हम विपिन से इतने समय तक जुदा नहीं रह सकते, आप जानते हैं अच्छे से ये बात। सिमर, प्रत्युषा दोनों एक साथ कहती है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है, उस कॉरिडोर को स्टेप जा चुका है और अगर उस कॉरिडोर वाले को मैं गुस्सा दिला दिया तो तुम सोच नहीं सकती हमारा देवस्थान एक चुटकी में तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन अगर विपिन सर स्टेप जाकर और ऊपरी दुनिया पहुंचने के बाद ज्यादा ताकतवर बन गया तो तुम सोच नहीं सकते कि हमें कितना फायदा होगा, तुम्हारा पति ताकतवर हो जाएगा और तुम लोग ये तो नहीं कह रही हो कि तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है। युवराज चटर्जी प्रत्युषा और सिमर को देखते हुए कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपने को नाम मिला देती है। नहीं, हमें विपिन सर पे पूरा भरोसा है, वो अगर जा भी जाएगा वहाँ से ताकतवर होकर ही वापस आएगा। इतने कहने के बाद प्रत्युषा
प्रत्युषा और सिमर उस कॉरिडोर की तरफ जाती है और विपिन से कुछ देर बात करती है, लेकिन विपिन फैन की आवाज़ इस तरफ तक नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से विपिन को सिर्फ गर्दन को हाँ ना में हिलाकर जवाब देना पड़ रहा था। लेकिन विपिन सेन सच में तो कॉरिडोर के अंदर तक नहीं जाना चाह रहा था। जिसके बाद काफी देर तक प्रत्युषा और सिमर विपिन सेन को देखते हैं और फिर उसे बाइक आके वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो दोनों विपिन को वहां से गायब होता हुआ नहीं देख सकते थे। वो दोनों काफी ज्यादा रो रहे थे और इस वक्त विपिन उन दोनों को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो दोनों गए कहाँ हैं। देखते ही देखते वहाँ पे रेणु, राघव, विक्रम, आरव और आकाशवाणी आते हैं और वो सभी अपने मास्टर के सामने झुक जाते हैं। विपिन के सारे बच्चे भी विपिन से आके कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद वो सभी वहाँ से पीछे हट जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर प्रत्युषा और सिमर फिर से आते हैं, जो कि काफी ज्यादा रो रहे थे। लेकिन इस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दोनों हंसते हुए विपिन को देख रहे थे। अरे यार तुम लोग हंस क्यों रहे हो, मुझे नहीं जाना है, विपिन जैसे तैसे चिल्लाते हुए कहता, लेकिन बाहर कोई भी उसके बात नहीं सुन पा रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर विपिन सेन का क्लोन आता है और वो विपिन सेन के सामने झुक जाता है। तुम मेरे असली मास्टर हो, तुम मुझे बहुत याद आओगे, सच में बहुत याद आओगे। इतना क्या कर विपिन का क्लोन अपनी आंख से आंसू होने लगता है। वो जो चमकता हुआ इंसान विपिन के क्लोन का ऐसा करता हुआ देखता है, जिसके बाद वो उसे देखकर थोड़ा सा हंसने लगता है। तुम नाटक कर रहे हो ना। वो जो चमकता हुआ इंसान विपिन के क्लोन को देखते हुए कहता है, लेकिन विपिन का क्लोन इसके अंदर मुड़ता भी नहीं है और अपने नाटक को जारी रखता है। तो चुप कर विपिन, देखो तुम जब तक बन जाओगे तो वापस आके मुझे भी ताकतवर बना देना, मुझे अपने साथ किसी अजीब दरवाजे की तरफ ले जाना और मुझे भी ताकतवर बना देना। यहाँ पर तुम किसी की भी फिक्र मत करना, तुम्हारे बच्चों और बीवियों को मैं संभालूंगा। विपिन का क्लोन रोते हुए विपिन को देखकर कहते रहता है। वैसे तुम उसकी बात नहीं सुन पा रहे हो ना। विपिन के क्लोन को देखते हुए वो चमचमाता हुआ इंसान कहता है। इसके बाद विपिन का क्लोन अपने गर्दन को नाम हिला देता है। मुझे पता है वो क्या कह रहा होगा। विपिन का क्लोन अपने नाटक को जारी रखते हुए और उस चमचमाते आदमी को देखते हुए कहता है, हाँ तुम्हें एक तरीके से गाली दे रहा है। विपिन रुके, मेरे कान दुख गए गाली सुन के। वो चमचमाता हुआ इंसान अपने कान उंगली करते हुए कहता है। जिसके बाद विपिन का क्लोन वहाँ से किसी अजीब ढंग से चलते हुए जाने लगता है। उसके चेहरे में आंसू थे, लेकिन वो जिस तरीके से चलते जा रहा था उस तरीके से उसे देखने लग नहीं रहा था। उसे विपिन की कोई चिंता है। साले हरामी नाटकबाज, मैं छिप जाता हूँ कि तू यहाँ क्या करने वाला है। साले हरामी, मुझे एक बार वापस आ जाने दे, मैं बताता हूँ तुझे। विपिन अपने क्लोन को देखते हुए कहता है। जिसके बाद वो दो धीरे बंद होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से तेज आवाज बाहर आती है, जो कि सीधे उस ग्रीन मीटर से टकराती है। जिसके बाद ग्रीन मीटर जो कि विपिन के क्लोन के हाथ में था, अचानक से उड़कर सीधे उस कॉरिडोर के अंदर जाने लगता है। लेकिन उस ग्रीन मीटर ने विपिन के क्लोन का हाथ पकड़ रखा था, जिसके कारण विपिन का क्लोन भी तेजी से उड़ते हुए उस कॉरिडोर के अंदर जाने लगता है। विपिन के क्लोन को ऐसे उड़ता हुआ जाता हुआ देख अचानक से युवराज चटर्जी के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और वो सीधे उड़ते हुए विपिन के क्लोन के अंदर घुस जाती है और विपिन का क्लोन और वो अजीब सा मीटर सीधे उस कॉरिडोर के अंदर चले जाते हैं और वो कॉरिडोर बंद हो जाता है। उस कॉरिडोर के वहाँ से गायब होते ही सभी लोग काफी ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि विपिन सबको बहुत ज्यादा याद आने वाला था और भगवान जाने विपिन अब वापस यहाँ पर कब आएगा और सबसे कब मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर शेख युवराज चटर्जी को देख रहे थे। क्या हुआ नेचर, आप हैरान क्यों दिख रहे हैं। मास्टर शेख युवराज चटर्जी को देखते हुए कहता है। जिसके बाद तुम्हें पता है वो रोशनी क्या थी जो कि मेरे अंदर से निकल के गई। युवराज चटर्जी मास्टर शेख को देखते हुए कहते हैं, नहीं लेकिन मैंने चलते हुए तो देखी थी। अरे ठीक है वो। मास्टर शेख युवराज चटर्जी को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है जब मुझे नेचर की पावर मिली थी, मतलब जब मैं नेचर में बदल गया था, नेचर के साथ जुड़ गया था, तो नेचर की तरफ से मुझे गिफ्ट दिया गया था, जो कि नेचर का कोई गिफ्ट था, ठीक है। और नेचर का गिफ्ट मेरी चेतना के साथ मिलकर अपग्रेड होकर कुछ बनने वाला था। लेकिन उससे पहले मैंने एक गलती कर दी। मैंने अपनी दुनिया में झांकने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे चेतना के 3 टुकड़े हो गए और इसमें वो नेचर का गिफ्ट भी शामिल था। वो तीनों टुकड़े एक विपिन सेन के पास, एक तुम्हारे पास और एक प्रत्युषा के पास पहुंच गए और तीनों टुकड़े अपग्रेड होकर अलग अलग चीजों में बदल गए। जैसे विपिन सेन के पास स्वर्ग की लाइब्रेरी थी और अभी जो मेरे शरीर से निकल के गई थी वो उसी की स्वर्ग की लाइब्रेरी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि वो मेरी चेतना से बनी हुई स्वर्ग की लाइब्रेरी थी, मेरी चेतना से। लेकिन उसके पास खुद की चेतना भी थी। जैसे कि युवराज चटर्जी जैसे ये बात कहता है, मास्टर शेख को में देखने लगता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी चेतना से बनी हुई ईश्वर की लाइब्रेरी, मतलब नेचर का गिफ्ट, उसने खुद की एक चेतना बना ली। लेकिन एक चेतना खुद की चेतना कैसे बना सकता है, ये तो नामुमकिन है। मास्टर शेख युवराज चटर्जी को देखते हुए कहता है, नामुमकिन वो नहीं है, नामुमकिन तो यह है कि पूरे 10 साल ईश्वर की लाइब्रेरी मेरे पास थी और उसके अंदर चेतना भी थी, लेकिन मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। इतना कहने के बाद युवराज चटर्जी आसमान का देखने लगा, जहाँ पर उस वक्त कॉरिडोर मौजूद था। आपको क्या लगता है कि वो स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर खुद की चेतना है और वो विपिन सेन के पास दोबारा बहुत अच्छा है। मास्टर शेख युवराज चटर्जी को देखते हुए कहता है, मुझे तो लगता है सही रहा है, क्योंकि जब क्लोन जो आखिरी था जो कि कॉरिडोर के अंदर जाने वाला था, वो स्वर्ग की लाइब्रेरी उसके अंदर घुस गई थी और हो सकता है कि वहाँ पहुंचने के बाद स्वर्ग की लाइब्रेरी क्लोन को छोड़कर सीधे विपिन के पास पहुंचे। तो एक तरीके से ये होगा कि विपिन को उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी वापस मिल जाएगी और ये भी हो सकता है कि जो स्वर्ग की लाइब्रेरी उस कॉरिडोर के उस तक गई है उसे और भी ताकत हासिल हो जाए इवॉल्व होने के बाद। युवराज चटर्जी आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त सभी लोग लगातार रोए जा रहे थे, जिसके बाद युवराज चटर्जी सब बीच में जाता है और देखो रोने से कुछ भी नहीं होगा। विपिन सेन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर वो वापस लौटेगा तो वो ताकतवर बन के ही वापस लौटेगा, इसलिए घबराओ मत और वो हमें से ले नहीं गया है और ये रोना थोड़ा मत करो।
युवराज चटर्जी सबको डांटते हुए कहते हैं, जिसके बाद सभी लोग रोना बंद करते हैं और फिर सभी लोग एक जगह जमा होते हैं। और फिर अगर विपिन सेन वापस हमारे पास नहीं आया तो हम इसके पास वापस जाएंगे। इतना कहने के बाद प्रत्युषा और सिमर कसम खाते हैं कि अगर विपिन वापस नहीं आया 1-2 साल में तो वो दोनों कुछ रास्ता ढूंढेंगे ताकि वो लोग भी विपिन तक पहुंच सके। दूसरी तरफ विपिन के स्टूडेंट्स भी ऐसी ही कसम खा रहे थे, लेकिन युवराज चटर्जी अच्छे से जानता था ये कसम किसी काम नहीं आएगी। वो सभी लोग जाकर भी पोस्टर को खोल नहीं सकते थे और ना ही उसके अंदर जा सकते थे और ना ही उसके अंदर जाने लायक बन सकते थे। ऐसा सिर्फ एक था विपिन सेन, और वो भी उसके अंदर कैसे गया भगवान जाने। दूसरी तरफ विपिन और विपिन का क्लोन पता नहीं क्यों एक दूसरे से लड़ते हुए, एक दूसरे को लाते हुए, एक दूसरे पर बरसाते हुए सीधे एक काली दुनिया की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ पर काली स्मोक चारों पर फैली हुई थी और वो उनकी बॉडी को ताकतवर बना रही थी और वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हुए अंदर गिरे जा रहे थे। साले कुत्ते, तू क्या कर रहा था मुझसे? तू क्या कर रहा था मुझसे? हाँ, कि तू मेरे बच्चों और मेरी बीवी का ख्याल रखेगा, शकल देखिए अपनी। इतना कहने के बाद विपिन अपने क्लोन के मुंह पर 2 दिन मुंह के बरसाने लगता है। विपिन का क्लोन इस वक्त कुछ भी बोलने का हालत नहीं था क्योंकि विपिन ने उसे इतना मारा था जिसके कारण वो बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन देखते देखते उसके सारे घाव भर जाते हैं क्योंकि वो पता नहीं क्यों ब्लैक स्मोक उसके सारे घाव को भर रही थी और उससे और भी ज्यादा घाव बनाई जा रही थी। विपिन भी अपने क्लोन को मारते मारते थक जाता है और वैसे भी विपिन के पास और विपिन के क्लोन के पास बहुत अलग अलग पावर्स थी। विपिन का क्लोन ऑटोमेटिक अपने आप को ठीक कर सकता था, ऊपर से वो ब्लैक स्मोक को ठीक कर रही थी, जिसकी वजह से विपिन के क्लोन को मारने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। विपिन अपना गुस्सा उतारने के बाद वहाँ पर उस ताकत और उस एनर्जी को फूकने लगता है, जिसके बाद विपिन की ताकत बढ़ने लगती है। मुझे लगा नहीं था कि मैं और भी ताकतवर हूँ, मेरी ताकत तो तेजी से बढ़ रही है। विपिन मन ही मन सोचता है और वहाँ की एनर्जी को फूकते रहता है। वैसे ये भरत कौन है? वो गॉड तो ये कह रहा था कि अगर उस गॉड की तरफ से कोई किसी को बुलाता है तो वो उसके पास खींचा चले जाता है, लेकिन तुम्हारा नाम तो विपिन सेन है, भरत नहीं। विपिन का क्लोन विपिन को देखते हुए कहता है, लेकिन तभी नीचे एक सफेद रोशनी दिखने लगती है और वो दोनों गिर जाते हैं। देखते ही देखते वो लोग अपने पाँव पे खड़े होते हैं जहाँ पर वो एक अजीब सी बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे और वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे। ये कौन सी जगह है और ये जगह इतनी चमचमाती हो रही है, मेरी आंखें हो रही है यहाँ पे। विपिन चारों तरफ देखते हुए कहता है, जिसके बाद विपिन का क्लोन विपिन के चेहरे को देखता है। मतलब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ? विपिन ऊपर देखो। विपिन का क्लोन विपिन को देखते हुए कहता है, जिसके बाद विपिन जल्दी से ऊपर देखता है जहाँ पर एक अजीब सा गोल्डन पैलेस आसमान में फ्लोट कर रहा था। ये क्या है भाई? मतलब है तो अजीब लेकिन खतरनाक भी लग रहा है। विपिन अपने क्लोन को देखते हुए कहता है, जिसके बाद पहले यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ ऊपर रह के कुछ फायदा नहीं होगा, ये शायद किसी टाइप का शहर है जहाँ तक मुझे लग रहा है। विपिन इतना कहने के बाद अपने क्लोन के साथ सीधे रूप से नीचे जाने लगता है, लेकिन विपिन जाते जाते भी यही सोच रहा था कि आखिर कौन था जो कि भरत नाम से उसे बुला रहा था। विपिन इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था क्योंकि भरत नाम उसका वो नाम था जो कि दूसरी दुनिया में भरत एक लाइब्रेरियन था जो कि लाइब्रेरी के काम वगैरह करता था। लेकिन अचानक उसके डेथ के बाद जब भरत की आंखें खुली थी तो वो विपिन सर की बॉडी में आ गया था और ये बात विपिन को अभी तक याद थी, इसलिए विपिन अपने पुराने नाम को भूल ही गया था। लगता है समय आ गया है इस राजकमल से एक पर्दा हटाने का। विपिन मन ही मन सोचता और तेजी से नीचे जाते रहता है, लेकिन तेजी से जाते जाते विपिन एक लड़की से टकरा जाता है जो कि वहीं से ऊपर जा रही थी। विपिन उसे टकराने पर नीचे गिर जाता है, लेकिन उस लड़की को हल्की सी भी चोट नहीं आती है, वो एक इंच भी पीछे नहीं जाती है। तुम्हारी तो लड़की देखी नहीं की। इतना कहने के बाद वो लड़की विपिन को जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद विपिन तेजी से उड़ते हुए और दीवार को तोड़ते हुए न जाने कहाँ जाके गिरता है। इतना कमजोर इंसान। सिक्योरिटी, यहाँ पर लोअर लेवल के ह्यूमन सब गुस्सा है, इन्हें हटाओ यहाँ से। बच्चों को पता नहीं यहाँ पर घुसने को देता है। इतना कहकर वो लड़की गुस्से में ऊपर चली जाती है। कुछ देर बाद विपिन की आंखें खुलती है, जिसके बाद विपिन अपनी आंखें खोले ऊपर अपने क्लोन को देखता है जो कि उसे घूरे जा रहा था। जिसके बाद विपिन अपने सर को पकड़ के खड़ा होता है। हम कहाँ पे हैं और ये छोटी जैसी जगह क्या है? विपिन एक अजीब छोटी जैसी जगह को देखते हुए कहता है, ज़्यादा नहीं, हम लोग अपनी बराबरी वालों के साथ हो रहे हैं कुछ नहीं। विपिन का क्लोन विपिन को देखते हुए कहता है, मतलब इतना कहने के बाद विपिन उस दरवाजे को खोलता है, जिसके बाद वहाँ पर विपिन को बहुत सारे लोग दिखते हैं। ये तो हमारे जैसे ही दिख रहे हैं, मतलब ये इंसान है। विपिन अपने क्लोन को देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं लग रहा है, वैसे इनकी ताकत हमारी ताकत में ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये यहाँ के लोअर ह्यूमंस में आते हैं, पता नहीं क्या है। वैसे यहाँ के बारे में पता करने में समय तो लगने वाला है। विपिन का क्लोन विपिन को देखते हुए कहता है, लेकिन विपिन उसके बाद भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि विपिन को अपने पुराने नाम को सुनने की आदत नहीं थी और अचानक से किसी ने उसका असली नाम ले लिया था, भरत। पता नहीं यहाँ पर कौन है जो मुझे मेरे इस नाम से जानता है। मैं तो ऑर्डिनरी सब लाइब्रेरियन था, तो फिर मुझे यहाँ पर कोई कैसे पहचान सकता है और मुझे यहाँ कैसे बुला सकता है? अजीब बात है। विपिन मन ही मन सोचता है, जिसके बाद विपिन को कुछ अजीब सा चीज़ फील होने लगता है। एक मिनट रुक जाओ, जब मुझे नेचर की पावर मिली थी तो मेरी चेतना को नेचर की तरफ से गिफ्ट मिलना चाहिए था, लेकिन ये बॉडी विपिन सर की और चेतना भरत की, कहीं इसी की वजह से तो मुझे नेचर का गिफ्ट नहीं मिला। नो, मुझे नेचर का गिफ्ट इसलिए ही तो नहीं मिला क्योंकि मेरे पास मेरे शरीर के अंदर जो चेतना है वो भरत की है। असल में नेचर का गिफ्ट विपिन सर की चेतना को मिलना चाहिए था, लेकिन विपिन सर तो मर चुका है और उसके शरीर के अंदर मेरी आत्मा और मेरी चेतना है। शायद इसलिए ही मुझे नेचर का कोई गिफ्ट नहीं मिला क्योंकि मेरी चेतना अलग थी और विपिन सर की बॉडी अलग, जिससे मैंने इतनी सारी ताकत हासिल की है। इतना कहने के बाद विपिन सर वहीं बिस्तर पर लेट जाता है। दूसरी तरफ विपिन का क्लोन एक अजीब सी जगह जाता है और फिर विपिन सर का क्लोन वहाँ पर ये देखता है कि विपिन का क्लोन अकेला है, जिसके बाद अपनी आंखें बंद करता है। तुम तो विपिन की स्वर्ग की लाइब्रेरी हो ना, तुम मेरे साथ चिपक के क्या कर रहे हो?
विपिन का क्लोन फर की लाइब्रेरी को देखते हुए कहता है, जिसके बाद उस फर की लाइब्रेरी में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। वो तेजी से हिलने लगता है। अच्छा ठीक है समझ गया, तुम्हारी हिलने से मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। अब तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें हैं, अब कुछ समझा सकते हो? विपिन का क्लोन उस फर की लाइब्रेरी को देखते हुए कहता है, जिसके बाद वहाँ पर विपिन के क्लोन के सामने एक किताब उड़ती हुई आती है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? विपिन ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मुझे छोड़ दिया, और जब उसे ताकत मिल गई तो भी उसने मुझ में ध्यान नहीं दिया। विपिन मतलबी है। हाँ वैसे वो है ही, वैसे तो मेरे अंदर ऐसे क्यों आ गया? विपिन का क्लोन फर की लाइब्रेरी को देखते हुए कहता है, जिसके बाद उस किताब के अंदर और भी कुछ शब्द दिखने शुरू हो जाते हैं। विपिन ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं शुरुआत से विपिन के साथ थी, इसलिए मैं चाहकर भी विपिन को नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके साथ रहकर मेरी खुद की एक चेतना बन गई है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ आने के बाद मेरी ताकत और भी बढ़ जाए, यहाँ तक कि मेरी ताकत बढ़ी भी है। मैं लेवल अप हो चुका हूँ, लेकिन अभी मैं और ताकतवर यहाँ बन सकता हूँ और ये चीज़ मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं विपिन के पास नहीं जाने वाला। तुम चाहो तो मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। विपिन का क्लोन जैसे ही इन शब्दों को पढ़ता है और फर की लाइब्रेरी से ऐसे बात करता है, विपिन के क्लोन के चेहरे पे एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। तुम इस्तेमाल कर सकता हो, ठीक है, ये हुई ना बात। चलो अब इसी बहाने विपिन को तो पता चलेगा कि उसने क्या छोड़ा है और मैंने क्या पाया है, और अब उसे अपनी औकात पता चलेगी। विपिन का क्लोन चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि जब विपिन के पास नेचर की पावर आ गई थी तो बेशक विपिन के क्लोन से ज़्यादा ताकतवर हो गया था। वो अपने क्लोन से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था, जबकि हर बार उसका क्लोन ही ज़्यादा ताकतवर रहता था। लेकिन अभी फर की लाइब्रेरी क्लोन के पास आ चुकी थी, जिसका मतलब ये था कि अब विपिन का क्लोन किसी की भी कमजोरियों को देख सकता है। लेकिन मुझे तुम्हें और अपडेट करना होगा, लेकिन अभी के लिए तुम अपडेट हो चुके हो, न जाने तुम किस लेवल के लोग की मतलब कमजोरियाँ देख पाओगे। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ लेवल्स के बारे में पता चला है, गॉड लेवल और डिवाइन गॉड लेवल। बस ये दोनों गॉड लेवल के बारे में मुझे पता चला है, लेकिन इससे ऊपर के लेवल के बारे में ये लोग मुझे पता नहीं रहे। बोल रहे हैं कि ये जानने की हमारी खुद की हैसियत नहीं है। पता नहीं हम लोग जानते क्या है हमारे बारे में। इतना कहने के बाद विपिन का क्लोन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वापस विपिन के रूम में पहुंच जाता है। इस वक्त विपिन आराम कर रहा था। अगली पल उस रूम में एंटर करता है। माफ करना दोस्त, लेकिन तुम लोग यहाँ नए रहने आए हो, इसलिए तुम्हें किराया तो देना पड़ेगा। किराया का नाम सुनते ही विपिन की आंखें खुल जाती है और अपने बिस्तर से उस आदमी को देखने लगता है। किराया? कैसा किराया? मतलब हमें किराया देने के लिए क्या करना होगा? विपिन नींद भरी आवाज में उस आदमी को देखते हुए कहता है, ज़्यादा नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें कुछ काम करने होंगे हमारे पास। वो आदमी विपिन और विपिन के क्लोन को देखते हुए कहता है, कैसे काम? विपिन बस इतना ही कहता है, जिसके बाद ज़्यादा नहीं, तुम्हें थोड़ी बहुत दिहाड़ी जैसे काम करने होंगे। सामान उठा के इधर से उधर रखना, भारी भारी सामान है थोड़ी, पता नहीं तुम लोग उसे उठा भी पाओगे या नहीं। वैसे भी देखने में डेढ़ पसली जैसे लग रहे हो। वो आदमी विपिन और विपिन के क्लोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, वैसे क्या तुम दोनों जुड़वा? तुम दोनों की शक्ल तो, वो आदमी इतना कह रहा था नहीं मैं, बस देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके हाथ में चोट लगी हुई है और ये चोट करीब 3 साल पुरानी है ना? विपिन उस आदमी को देखते हुए कहता है, जिसके बाद वो आदमी अपनी चोट को देखता है। हाँ, कोई भी ये बता सकता है कि ये 3 साल पहले लगी है। आगे वो आदमी विपिन को देखते हुए कहता है, अगर आप कहें तो मैं इस चोट को अभी ठीक कर सकता हूँ। विपिन उस आदमी को देखते हुए कहता है, इस चोट को ठीक करोगे तुम? मैं पता भी है, इस चोट को ठीक करवाने के लिए मुझे हायर रैंक ह्यूमंस के बीच जाना होगा, जहाँ पर वो मेरा इलाज करेंगे। लेकिन वो चाहकर भी मेरा इलाज नहीं करेंगे। अगर वो हायर रैंक पहुँच गए और हम लोग लोअर रैंक के ह्यूमंस हैं, तो वो लोग हमारे लिए तो कुछ नहीं करने वाले। और तुम कह रहे हो कि तुम मेरा ये चोट ठीक कर सकते हो, है ना? वो आदमी इतना कहने के बाद विपिन और विपिन के क्लोन को देख के हंसने लगता है, जिसके बाद विपिन अपनी जगह से खड़ा होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से विपिन का क्लोन आगे आता है और उस इंसान के उसी चोट वाले जगह पे जाकर एक दो उंगली और एक पंच मार देता है, जिसके बाद उस इंसान को बहुत ज़्यादा होने लगता है। तुम्हें किराया नहीं देना था तो बोल देते, मैं तुमसे कुछ और काम करवाता। लेकिन इतना कहने के बाद वो आदमी आगे बढ़कर विपिन और विपिन के क्लोन पे हमला करने लगता है। लेकिन अगले ही पल उस आदमी को कुछ महसूस होने लगता है। उस आदमी का वो हाथ जो इतने समय से सुन पड़ा हुआ था, करीब 3 सालों से, वो आदमी उसी हाथों से विपिन और विपिन के क्लोन पे हमला कर रहा था। वो अपने उस हाथ को चेक करता है, जो कि अब अच्छे से यूज कर पा रहा था। वो बस उसे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वो सह सकता था। वो आदमी शौक और हैरानी में विपिन और विपिन के क्लोन को देखता है। ये सब कैसे? ये कैसे हो सकता है? तुमने सच में इसे ठीक कर दिया? देखो, थैंक यू। अगले 1 महीने तक तुम यहाँ फ्री में रह सकते हो। इतना कहने के बाद वो आदमी वहाँ से हंसी खुशी जल्दी से चले जाता है, क्योंकि उसे शायद किसी से मिलने की जल्दी थी। दूसरी तरफ विपिन भी अपने क्लोन को देख रहा था। और ये सब कैसे? विपिन अपने क्लोन को देखते हुए कहता है, मतलब तुम्हारे क्लोन हूँ, तुमसे ही सब कुछ सीखता हूँ, है ना? तो ये सब तो आना नॉर्मल है। विपिन का क्लोन विपिन को देखते हुए कहता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। देखो विपिन, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें पता करने जा रहा हूँ, और मेरे जाने के बाद तुम यहाँ अकेले सो, ये तो मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए तुम भी जाओ और खाने पीने का इंतजाम करो। मैं इस जगह को अच्छे से देख के आता हूँ, यहाँ पर क्या कैसे है। विपिन का क्लोन इससे पहले की और भी कुछ कहता, अच्छा तो तुम यहाँ पर घूमना चाहते हो और मैं खाना जमा करूँ? चुपचाप साथ में चलो। इतना कहने के बाद विपिन अपने क्लोन को घसीट के अपने साथ ले जाने लगता है। लो गाइस, आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं यार, छोटा ही क्रिएटर समझ के यार तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगेन बाय बाय।